हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे सरल रेखीय गति, उसमें कुछ और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, एक तो वाहनों की अवरोधन दूरी निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 90 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैलीलियो का विषम अंकों से संबंधित नियम क्या है। तो ये आज के 3 टॉपिक हैं जिनको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मुश्किल से 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें, अवरोधन दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग। अवरोधन दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालना। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना किसका? किसी भी वस्तु का, किसी भी वाहन का। कोई वाहन या कोई वस्तु चल रही है, गतिशील है, वी वेग से गतिशील है या यू वेग से, कोई भी वेग हो सकता है, किसी वेग से गतिशील है। अचानक उस पर हम ब्रेक लगा देते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं, जिससे वाहन या वो वस्तु कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाती है। तो रुकने से पहले, ब्रेक लगाने से लेकर के रुकने तक के बीच में जितनी दूरी भी चलेगी वस्तु, वो उसका अवरोधन दूरी कहलाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। इसी को हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, या पहले इसकी हम परिभाषा भी लिख सकते हैं अवरोधन दूरी का। क्या लिख सकते हैं अवरोधन दूरी का परिभाषा? कि किसी वाहन के ब्रेक लगाने पर रुकने से पूर्व या पहले चली गई दूरी वाहन की अवरोधन दूरी कहलाती है। वाहन की अवरोधन दूरी कहलाती है। वाहन की क्या कहलाएगी? अवरोधन दूरी कहलाएगा, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा, अवरोधन दूरी कहलाती है। अब इसको हमें ज्ञात करना है, इसका फार्मूला बनाना क्या होगा। तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा वाहन है, ब्रेक लगाते समय उसका वेग कुछ था, उस वेग को हम कुछ मान लेते हैं v0। तो माना ब्रेक लगाते समय वाहन का वेग v0 था। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन -a है। माइनस क्यों? क्योंकि अगर वस्तु रुक रही है मतलब त्वरण ऋणात्मक है, मंदन हो रहा है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? माइनस है। ब्रेक लगाने से जो उत्पन्न मंदन है वो माइनस है। यदि अवरोधन दूरी को हम क्या मान लें? ds मान लें, स्टॉपिंग डिस्टेंस ds है। तो अब हम गति के समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है। गति के 3 समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था। एक था v बराबर u प्लस at, यानी t समय के बाद जो वस्तु का वेग v होता है वो प्रारंभिक वेग u और प्लस त्वरण और समय के गुणनफल के योग के बराबर हो जाता है, तो u प्लस at। इसके बाद एक समीकरण और आया था, चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण था, दूसरा समीकरण था। तीसरा आया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। a यहां पर त्वरण है, t समय अंतराल है, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। ये 3 समीकरण हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है। ये गति के 3 समीकरण है। तो ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें चली गई दूरी है? तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास 2 समीकरण है जिसमें दूरी दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में।
लेकिन और चीजें किसमें पता है, यहाँ पे समय नहीं पता है, तो हम दूसरे समीकरण को छोड़ करके तीसरे के पास ले जाएंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो गति के समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से अगर इस सूत्र का प्रयोग करें, इस समीकरण का प्रयोग करें, तो हमें क्या दिख रहा है कि अंतिम वेग, जब वस्तु रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा। यू प्रारंभिक वेग है, ब्रेक लगाते समय जो वेग था तो उसका हमने वी जीरो माना, तो वी जीरो हो गया। यहाँ पर जो त्वरण है वो ऋणात्मक है, मंदन है, तो माइनस ए हो जाएगा, तो -2a। और चली गई दूरी क्या हमने माना, ds माना है। क्या माना है, ds माना है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2a ds बराबर v0। तो यहां से बोल सकते हैं ds सॉरी स्क्वायर है, ds बराबर क्या हो गया, v0 स्क्वायर बटे 2a, v0 स्क्वायर बटे 2a। यानी हम कह सकते हैं कि जो अवरोधन दूरी है, ब्रेक लगाते समय जो वस्तु का प्रारंभिक वेग था, वाहन का प्रारंभिक वेग था, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। अगर जो हमने ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक द्वारा लगा जो मंदन है, जो त्वरण है, वो फिक्स है। अगर वो क्या फिक्स है, तो जितना ज्यादा वेग उस समय रहा होगा, चली गई दूरी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। चली गई दूरी क्या होगा, उस ब्रेक लगाते समय वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि जो अवरोधन दूरी है, अवरोधन दूरी प्रारंभिक वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अवरोधन दूरी प्रारंभिक वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये बात थी अवरोधन दूरी की, जो हमने जिसका फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आज हमें क्या पढ़ना है, nवें सेकंड में चली गई दूरी। क्या याद करना है हमें, nवें सेकंड में चली गई दूरी। nवें सेकंड में चली गई दूरी मतलब क्या है, कदे कि कोई वस्तु गतिशील है, उसने 10 सेकंड 15 सेकंड तक गति की, तो 5वें सेकंड में कितनी दूरी चला, 7वें सेकंड में कितनी दूरी चला, 8वें सेकंड में कितनी दूरी चला, वो हमें निकालना है। 7 सेकंड में कितनी दूरी चला, वो तो कुल 0 से लेकर 7 सेकंड तक चली गई दूरी हो जाएगा। 7वें सेकंड में कितना चला, मतलब जब 6 सेकंड हो गए थे, तो 6 से लेकर 7वां सेकंड जब हो रहा था, उसमें कितनी दूरी चला, वो कहलाएगा 7वां सेकंड। तो हमें nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालना। ऐसे समझे कि अगर मान लिया पहले सेकंड में इतना दूर चला, दूसरे सेकंड में यहां चला, तीसरे सेकंड में ये दूरी चला, चौथे सेकंड में ये चला, 5वें सेकंड में ये चला, तो अगर हमें ये पता करना, मान लिया पता करना कि तीसरे सेकंड में कितनी दूरी चला है, ये दूरी हमें पता करना है, तो हम ये पता कर लें कि 3 सेकंड में कुल कितना चला है और 2 सेकंड में कुल कितना चला है। 3 सेकंड में चली गई दूरी में से 2 सेकंड में चली गई दूरी को माइनस कर देंगे, तो तीसरे सेकंड वाली दूरी निकल जाएगी। तो तीसरे सेकंड में चली गई दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 2 सेकंड में चली गई दूरी। तो अगर हमें चाहिए nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो हम क्या करेंगे, n सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे और n-1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे और घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, nवें सेकंड में चली गई दूरी निकल जाएगा। ठीक है, इसी का हमें प्रयोग करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या होगा, n सेकंड में चली गई दूरी, n सेकंड में चली गई दूरी माइनस
n-1 सेकेंड में चलेगी दूरी। जैसे चौथे सेकंड का निकालना तो 4 सेकंड में चलेगी दूरी -3 सेकंड में। 3 कैसे आया, 4 में से एक माइनस किया। तो जब nवें सेकंड का चाहिए तो n सेकंड में चलेगी दूरी और उसमें से एक घटा करके ले लेंगे, n-1 सेकंड में चलेगी दूरी। अब n सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, n सेकंड में चली गई दूरी, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चली गई दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। गति के हमने 3 समीकरण पढ़े हैं, उसमें एक चली गई दूरी का सूत्र है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण है ये द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें वस्तु का प्रारंभिक वेग हमें पता होना चाहिए, तो मान लेंगे वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और उसका त्वरण a है। एक लाइन ऊपर लिख लेते हैं कि माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण क्या है, a है। ठीक, हमने त्वरण a मान लिया। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी हमें चाहिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे, n सेकंड में चली गई दूरी। तो ये t सेकंड में चली गई दूरी है, तो n सेकंड में चली गई दूरी के लिए क्या करेंगे, t की जगह पे n का प्रयोग कर देंगे। तो u इंटू n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, t के जगह पे n-1 रख देंगे। तो ut u के n t के जगह पे क्या रखना, n-1, un-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, t के जगह पे n-1 रख देंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं। अब जैसे ही घटाएंगे यहां से ब्रैकेट तोड़ेंगे, सारा चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो क्या आएगा, un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, यहां से देखें इसको तोड़ के लिख रहे हैं, क्या तोड़ देंगे, un इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे u का n में, तो un और -1 में गुणा होगा तो होगा माइनस u, un माइनस u, un माइनस u और बाहर माइनस है, सबको एक बार गुणा कर लेते हैं पहले, फिर ब्रैकेट तोड़ते हैं। चलिए un माइनस u प्लस 1/2 a n-1 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब तोड़ते हैं ब्रैकेट को, un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, यहां से ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, सारा चिन्ह बदल जाएगा, तो un माइनस u का हो जाएगा प्लस u और प्लस का हो जाएगा माइनस 1/2 a n-1 होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब यहां से दिख रहा है हमें un हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 1/2 an स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2 a n-1 का स्क्वायर। अब यहां से इन दोनों में से u को हम छोड़ दें तो बाकी इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है 1/2a कॉमन दिख रहा है, u को आगे लिख लेते हैं, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं, 1/2a को कॉमन ले रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर, यहाँ माइनस के साथ क्या बचेगा, n-1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n-1 को b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, u प्लस 1/2a और यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो n और प्लस n-1, एक बार जुड़ गया और एक बार घटा देंगे, n माइनस उसमें से घटाएंगे n-1 घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा +1, ऐसे हो जाएगा। यहां से दिख रहा होगा हमें m से n कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो कुल मिला के क्या बचेगा, u प्लस 1/2 a और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 2n-1 और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, तो कोई लिखने की जरूरत उसको है ही नहीं। यानी इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि u प्लस 1/2a इंटू 2n-1, ये हो जाएगा nवें सेकंड में चली गई दूरी, जिसे हम sn लिख लेते हैं। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी sn बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये हमारा हो जाएगा nवें सेकंड में चली गई दूरी। क्या इतना क्लियर है? चलिए, हमने nवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला ड्राइव कर लिया, निकाल लिया। चलिए, इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गैलीलियो का
विषम संख्याओं संबंधित नियम, विषम संख्याओं से संबंधित नियम, या विषम अंकों का भी बोल सकते हैं। क्या पढ़ना है अगला? गैलीलियो का विषम अंकों से संबंधित या विषम अंकों का नियम, ये लिख लेते हैं, गैलीलियो का विषम अंकों का नियम। क्या है ये नियम, गैलीलियो का विषम अंकों का नियम? तो ये नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु शून्य वेग से गिर रही है, मतलब वस्तु किसी ऊंचाई से प्रारंभिक वेग शून्य से गिरना शुरू करती है, यानी किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा। तो अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिरना शुरू करती है तो समान समय अंतरालों में उसके द्वारा जो चली गई दूरियां होंगी, उन दूरियों का अनुपात उतना ही होगा जितना कि एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं का अनुपात होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में चली गई दूरियां उसी अनुपात में होती हैं, उसी अनुपात में होती हैं जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याएं होती हैं, होती हैं। ठीक, जो एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं का अनुपात मतलब 1:3, 1:5, 1:7, 1:9, 1:11 ऐसे होगा। तो इसी अनुपात में समान समयांतरालों में चली गई दूरियां होती हैं। यह गैलीलियो का विषम अंकों का नियम है, इसी को हमें प्रूफ करना है। इसके लिए क्या मान लेंगे हम कि कोई वस्तु मुक्त रूप से ऐसे गिर रही है, गिरना प्रारंभ करती है, जिसमें इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 0 वेग से, प्रारंभिक वेग 0 से गिरना शुरू करता है, तो ये जहां भी पहुंचा, इसके जो समय, इसको गिरने में जो समय लग रहा है, उस समयांतराल को हम बराबर बराबर समयांतरालों में बांट लें। उस एक समयांतराल को हम क्या मान लेते हैं? टाउ। क्या किया? टाउ समयांतरालों में इसको मान लिया। तो क्या करेंगे कि माना गिरने वाली वस्तु के समय को, मतलब गिरने में लगे समय को, माना गिरने वाली वस्तु के समय को या समय अंतराल को लिख दें, समय को अनेक समान अनेकों समान समयांतराल टाउ में बांटा गया।
गया। तो समझे, अगर हम इसको टाउ टाउ समय में बांट लें तो पहला टाउ हमने ले लिया, फिर ये दूसरा टाउ, पहला टाउ फिर दूसरा टाउ, फिर ये तीसरा टाउ, फिर ये चौथा टाउ, फिर ये पांचवा टाउ, ऐसे होता जाएगा, छठवां सातवां आठवां। तो पहले टाउ समय अंतराल में जो चली गई दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे और उसमें समय का मान टाउ रख देंगे। क्या रख देंगे? टाउ। और जब दूसरे समय अंतराल टाउ के लिए निकालना होगा तो 2 टाउ समय में चले दूरी में से टाउ समय में चली गई दूरी को माइनस कर देंगे, तो इस सेकंड टाउ समय अंतराल में चली गई दूरी निकल जाएगा। जब ये तीसरे को निकालना होगा तो टोटल कितना हो गया? 3 टाउ। तो 3 टाउ समय में चली गई दूरी में से 2 टाउ समय में चली गई दूरी में को माइनस कर देंगे तो तीसरे समय अंतराल टाउ में चली गई दूरी निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इन्हीं को हमें निकालना है। काटा गया तो पहले टाउ समय अंतराल में चली गई दूरी क्या मान लेते हैं? इसको d1 मान लिया। तो d1 निकाल रहे हैं, पहले टाउ समय अंतराल में चली गई दूरी। तो अब कैसे निकालेंगे? जब ये ऊर्ध्वाधर गति है, जब वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गिर रहा है तो गति के समीकरण में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। हम 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं इन चीजों को। क्या पढ़ते हैं? जैसे v = u प्लस AT था तो वहां पे v = u प्लस GT हो जाता है। क्या जाता है? प्लस GT हो जाता है। त्वरण के जगह पे गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। और जो s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर था उसमें s के जगह पे h आ जाता है। h = ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। s के जगह पे h और a के जगह पर g का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें g कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वस्तु नीचे की तरफ गिर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ ही लगता है, इसलिए g का मान हम लोग प्लस लेंगे। और जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा होगा तब g का मान माइनस रखते हैं। ठीक, तो अगर नीचे आ रहा तो प्लस, ऊपर जा रहा तो माइनस, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां वस्तु नीचे गिर रहा है, चली गई दूरी हमें निकालना, ये दूरी हमें निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे? इस दूरी को हम क्या मानना है? d1। इस दूरी क्या है? ये d2। ऐसे इस दूरी को क्या मान लेंगे? d3। ऐसे ये d4, ऐसे बढ़ता जाएगा d1 d2 d3 d4। तो अगर हमें d1 निकालना है तो टाउ समय में चली गई दूरी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? t के जगह पे टाउ रखेंगे। इस t के जगह पे, इस सूत्र में, इस समीकरण में t के जगह पे क्या रख देंगे? टाउ रख देंगे। और u यहां पर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां पे मानना है कि वस्तु गिरना शुरू करती है। तो अगर वस्तु गिरना शुरू करती है तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे क्या रख देंगे? 0 जैसे ही रखेंगे क्या बचेगा? ये तो 0 हो गया, तो हाफ GT स्क्वायर बचेगा। बस हाफ GT स्क्वायर, टी मतलब टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है? टाउ है। कितना है? टाउ। तो टाउ स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ g टाउ स्क्वायर। चलिए अब दूसरे में निकालना हमें। दूसरे टाउ समय अंतराल में चली गई दूरी, अगर हम इसको d2 मान लेते हैं तो ये कैसे निकलेगा? दूसरे टाउ में निकालना हमें। तो पहले तो 2 टाउ में चली गई दूरी में से टाउ समय में चली गई दूरी को निकाल देंगे तो दूसरे टाउ समय अंतराल में चली गई दूरी निकल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो 2 टाउ समय का निकालें। तो 2 टाउ समय का क्या हो जाएगा? इसी के अनुसार हाफ g और टाउ के जगह पे क्या हो जाएगा? 2 टाउ का स्क्वायर। इसमें से एक टाउ में चली गई दूरी को घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ g टाउ स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। चलिए इतना हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं अब? देखिए 2 टाउ स्क्वायर, 2 टाउ होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 टाउ स्क्वायर। 4 टाउ स्क्वायर, उसमें से टाउ स्क्वायर घट जाएगा तो 3 टाउ स्क्वायर। क्या आएगा? 3 टाउ स्क्वायर। इसका मतलब 3/2 g टाउ स्क्वायर आ जाएगा। 3/2 g टाउ स्क्वायर। चलिए ऐसे ही तीसरे में निकालते हैं। तीसरे टाउ समय अंतराल में चली गई दूरी जिसको मान लेते हैं d3। अब ये क्या कैसे निकलेगा?
तो टोटल 3 टाउ समय में चली गई दूरी में से 2 टाउ में चली गई, 2 टाउ समय में चली गई दूरी को घटा देंगे। तो 3 टाउ में चली गई, 3 टाउ समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगा 1/2 g 3 टाउ का होल स्क्वायर। इसमें से 2 टाउ वाला घटाना पड़ेगा तो 1/2 g 2 टाउ स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको सरल करें तो यहां हो जाएगा 3 टाउ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 टाउ स्क्वायर, यहाँ पे 4 टाउ स्क्वायर, 9 में से 4 कटा देंगे 5 टाउ स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 5/2 g टाउ स्क्वायर। ऐसे हम चौथे में, पांचवें में, छठवें में ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें दिख रहा होगा कि 1 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद 5, ऐसे 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 से आता जाएगा। तो अगर इन दूरियों का अनुपात निकालें, ऐसे हम आगे लिख सकते हैं, 2 3 और लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर हम D4 निकालेंगे तो कितना आएगा 7/2 g टाउ स्क्वायर। D5 निकालें तो कितना आएगा 9/2 g टाउ स्क्वायर। अगर हम इन दूरियों का अनुपात निकालते हैं D1 अनुपात D2 अनुपात D3 अनुपात D4 तो क्या आ रहा है अनुपात D5, तो क्या आएगा डॉट 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 आगे ऐसे अनुपात निकालते रहेंगे। कितना क्या आएगा देख रहे हैं 1/2 g टाउ स्क्वायर, 3/2 g टाउ स्क्वायर, फिर इसके बाद 5/2 g टाउ स्क्वायर। ये g टाउ स्क्वायर और बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 3 5 7 9। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 डॉट डॉट ऐसे आता जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि जो मुक्त रूप से अगर कोई पिंड गिरना शुरू करता है तो समान समय अंतरालों में जो चली गई दूरियों का अनुपात होता है ठीक उतना ही होता है जितना 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं का अनुपात होता है, मतलब 1 3 5 7 9 का अनुपात होता है। तो आगे ये इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए नहीं, मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करे तो ऐसे लिख दें, मुक्त रूप से सही था, मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करे तो, ठीक। एक और शब्द जोड़ देते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करे तो वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याएं होती है, ठीक। ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करती है तो वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याएं होती हैं। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको मिटा सकते हैं, इतना आप नोट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।